नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई दूरदर्शन में दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों के बारे में बताने जा रही हूँ। दृश्य श्रव्य संचार माध्यम क्या हैं, ये हम जानेंगे आज। वैज्ञानिक युग की बदलती हुई परिस्थितियों में केवल समाज का ढांचा बदला है, अपितु सामाजिकों की मनोवृत्ति को भी बदल दिया है। इस बदलाव के पीछे रेडियो के अतिरिक्त किसी विशेष माध्यम का हाथ है, तो वह है टेलीविज़न। ऐसा लगता है कि टेलीविज़न और फिल्म दोनों ने मिलकर दुनिया का चेहरा बदलने की ठान ली है। यही कारण है कि आज जिन बातों को हम प्रत्यक्ष देख सुन रहे हैं, उनकी जो कल्पना तक करना पिछले 5 दशकों पूर्व हमारे लिए संभव नहीं था। कुछ सही बात है कि आज जिस तरीके से विज्ञान ने तरक्की करी है, हम पिछले 5 दशकों में कभी नहीं सोच सकते थे कि विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि घर बैठे बैठे हमें विश्व के संसार के सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी। लेकिन वास्तव में विज्ञान ने ये कर दिखाया है। पिछले 5 दशकों पूर्व हमारे लिए ये सब चीज़ें संभव नहीं थीं। आज तो स्थिति यह है कि दृश्य और श्रव्य संचार माध्यमों में दूरदर्शन बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पर्याप्त बदलाव आ गया है। वस्तुतः इन इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों ने जहां मनुष्य को घर बैठे सारी दुनिया से जोड़ दिया है, वहीं वह शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह हो गया है या होता जा रहा है या हो सकता है। यह कथन कुछ लोगों को बहुत अजीब सा लगेगा कि क्या बोल रही हैं ये मैडम, लेकिन वास्तविकता यही है कि कंप्यूटर ने हमारी जो सक्रियता को कम कर दिया है, तो दूरदर्शन ने हमें और भी अधिक निष्क्रिय बना दिया है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि दूरदर्शन तरंगों के माध्यम से एक साथ दृश्य और ध्वनि दोनों को सुदूर स्थानों तक उसी तीव्र गति से भेजने में सफल हुआ है, जिस गति से रेडियो तरंगों द्वारा भेजी जाती हैं। इससे संचार माध्यम में आशा से अधिक परिवर्तन हुए हैं और पत्रकारिता में भी दूरदर्शन के प्रभाव ने पर्याप्त अंतर ला दिया है। इससे इसका महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूरदर्शन का महत्व, कि हमारे जीवन में, हमारे इस संसार में दूरदर्शन का महत्व क्या है। अगर हम वास्तव में बात करें तो आज हमारे जो बच्चे हैं वो बिना दूरदर्शन के, टीवी के रह ही नहीं सकते हैं। तो हकीकत में तो हम अपने अपने घरों में देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि कितना महत्व है कि बच्चे बिना मोबाइल के और बिना टीवी के रह ही नहीं सकते। अब उनके लिए दोनों चीज़ें बहुत ही अनिवार्य रूप से हो चुकी हैं। जैसे तो दूरदर्शन पिछले 30 वर्षों में ही हमारे सामने आया है। भले ही विदेशों में इसकी शुरुआत पहले हो गई हो, किंतु भारत में इसकी कहानी बहुत पुरानी नहीं है। अब सारी दुनिया में ये इतना तेज़ी से फैल रहा है, इसका कारण यही है कि इसकी तीव्रता और इसकी गतिशीलता ने पूरे समाज में अपना महत्व स्वयं बना लिया है। टेलीविज़न से नई सूचना क्रांति की स्थिति तो उत्पन्न हुई ही है, पत्रकारिता में भी पत्रकारों की भूमिका बढ़ गई है। इसके प्रचार प्रसार से आज हम घर बैठे सारी दुनिया का हाल देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और अपने मानस में बदलती हुई दुनिया की एक तस्वीर भी बना सकते हैं।
इसका महत्व हम इस कारण से और अधिक बढ़ता जा रहा है कि इस पर न केवल समाचार प्रसारित होते हैं, हम देखते हैं कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो कार्टून शो देखते हैं और बाहुबली वगैरह कई चीज़ों को हमें देखने को मिलता है कि बच्चे टीवी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को उसमें चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, ध्वनि भी दिखाई दे रही है और उस प्रकार से गतिशीलता दिखाई दे रही है। तो बच्चों का भी एक, कहते हैं ना कि बच्चों को भी एंजॉय, बच्चों को भी मनोरंजन हो रहा है, बच्चों का भी। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका एक अपना ही कोई सीरियल आता है, कोई समाज से संबंधित, कोई सास बहू का सीरियल, तो उनको भी मज़ा आता है देखने में। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन वो अपनी सभी चीज़ों का अपने अंदर जो कई जिज्ञासाएं होती हैं, उसको जानने की जो उनकी इच्छा होती है, वो अपने टेलीविज़न के माध्यम से दूर कर सकता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसके प्रचार प्रसार से आज हम घर बैठे सारी दुनिया का हाल देख रहे हैं, सुन भी सकते हैं और अपने मानस में बदलती हुई दुनिया की एक तस्वीर भी बना सकते हैं। इसका महत्व इस कारण और अधिक बढ़ता जा रहा है कि समाचार केवल प्रसारित होते हैं, अपितु साक्षात्कार, रिपोर्ट, नाटक, परिचर्चा, फीचर, कमेंट्री और खेल आदि का आंखों देखा हाल भी हमारे सामने आता रहता है। दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें टेलीविज़न की पहुंच ना हो। आज हम देखते हैं कि कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है, यूजीसी वैज्ञानिक अनुसंधान प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी दूरदर्शन पर देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि दूरदर्शन ने तो इतनी अच्छी हमारे लिए सुविधा कर दी है कि हर मतलब कह दीजिए कि हर जो विषय होता है, मान लीजिए कि बच्चे को खेलकूद देखना है तो उसका अपना एक अलग चैनल है, बच्चे को कार्टून देखना है तो उसका अलग चैनल है, अगर आपको पुराने गाने सुनने हैं तो उसका अलग चैनल है। यानी कि श्रृंखला जिस तरीके से आप क्रमबद्ध एक सूची बना दी है उन्होंने कि इतने नंबर पे इतना चैनल है, यानी कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपको वो नंबर डायल करना है और उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो दूरदर्शन ने हमें इन सब सुविधाओं का भी उपलब्ध कराया है और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दूरदर्शन का महत्व इन सभी कारणों से दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ इसका इतना महत्व है वहीं इसका एक विकृत पहलू, विकृत माने बुरी चीज़, गलत बात का एक पहलू भी है। हम देखते हैं कि हर चीज़ में एक अच्छाई भी होती है तो एक बुराई भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन से सिर्फ हमें अच्छी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसका एक विकृत पहलू भी है। वो ये है कि लेकिन हम चाहें तो इस विकृत पहलू से बच भी सकते हैं, किंतु इस भागती हुई दुनिया में पाश्चात्य प्रभाववश दूरदर्शन ऐसी स्थितियों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है जिससे हमारी संस्कृति को धक्का लग रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता और भौतिकवादी सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम कुछ अच्छी बातों का ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम घर पे नहीं हैं, कोई ऐसी फिल्म आ रही है, कोई एक ऐसा सीन आ रहा है जो बच्चे देख रहे हैं। आज का जो युग है वो ज़्यादातर संयुक्त परिवार का ना रहकर एकाकी परिवार का हो चुका है। तो हमारा ज़्यादातर देखने में ये आता है कि हस्बैंड वाइफ जॉब में है, बच्चे बाहर हैं, बच्चे टीवी चला रहे हैं और कुछ भी सीन आ रहा है तो वो भी एक हमारे लिए गलत बात है कि पता नहीं बच्चा उस सीन को किस रूप में ले रहा है। तो हमें ये चाहिए कि जिस प्रकार के सीरियल्स आ रहे हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता हमारी एक तरीके से धूमिल धुंधली पड़ती जा रही है, जो हमारी सांस्कृतिक परिवेश था वो धूमिल पड़ता जा रहा है इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रति। तो हमें अपने बच्चों को क्या दिखाना है, ऐसी ही चीज़ों को दिखाना है जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार आ सकें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी दूरदर्शन और टेलीविज़न हम घर में चालू करें तो हम हमारे बच्चों के साथ बैठें, उनको सही और गलत की पहचान कराना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब हम आगे देखेंगे कि टेलीविज़न लेखन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो टेलीविज़न लेखन सामान्य कार्य नहीं है, इसे वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कल्पना क्षमता हो, अपनी बात को स्पष्ट कहने की योग्यता हो, जो कुछ वह कहना चाह रहा हो उसका एक चित्र भी प्रस्तुत करने की योग्यता रखता हो।
और जब ये स्थिति है तो टेलीविज़न लेखन की कुछ विशेषताएं स्वतः ही उभर कर सामने आ जाती हैं। और वह विशेषताएं कौन कौन सी है हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कि पहली विशेषता है वो हमारी कि टेलीविज़न की इसमें चित्रात्मक क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है कि हम देखते हैं कि जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें ध्वनि के साथ साथ हमें चित्र भी दिखाई देते हैं, जबकि रेडियो में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, उसमें हमें सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन टेलीविज़न में क्या होता है, दूरदर्शन में हमें चित्र दिखाई भी देते हैं। जो लेखन बिंब के गुण से रहित होता है वह दूरदर्शन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो अपने विषय से अलग हटके बात बता रहा है या उस विषय में इतनी गूढ़ता, इतनी गंभीरता नहीं है कि वो अपनी बात को स्पष्ट कर सके, तो ऐसा सीरियल, ऐसा दूरदर्शन व्यक्ति पर अपना प्रभाव कभी भी नहीं छोड़ सकता। दूरदर्शन लेखक को प्रत्येक स्थिति में दृश्यों और बिंबों की भाषा में सोचना पड़ता है। जब तक इस प्रकार की सोच उत्पन्न नहीं होती है तब तक टेलीविज़न लेखन को सफलतापूर्वक न तो किया जा सकता है और न उससे कोई प्रभाव भी पैदा किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि टेलीविज़न आपका तभी प्रमुख बन सकता है जब आप उसमें अच्छी विषय का चुनाव करें, अच्छी बातों का समावेश करें। जो व्यक्ति उसमें जो बात बोल रहा है उस बात में आपकी काल्पनिकता कम होकर वास्तविकता का ज़्यादा, उसके अंदर वास्तविकता ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जो सामने वाला देख रहा है उसको लगे ये सारी बातें काल्पनिक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि टेलीविज़न लेखन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक संगठित कार्य है जो सब मिलकर करते हैं। एक टीम वर्क होता है कि मान लीजिए आप 10 लोगों की आपकी टीम है, कुछ लोग उसको जो सामने दिखाई दे रहे हैं तो पीछे से कोई और बोल रहा है। जैसे अभी हम सॉन्ग देखते हैं, गाना देखते हैं कि गा तो कोई और रहा है लेकिन उनके मुख, उनके होंठ हिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो ही गा रहे हों। तो इस प्रकार से पूरी एक डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है और उसके साथ काम करने वाले और भी कई लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं, मंच सज्जा वाला होता है, कई लोग होते हैं। तो मतलब पूरी टीम जो होती है, पूरी टीम मिलकर इस कार्य को करती है। इस प्रकार के लेखन की जो सफलता होती है कई प्रतिभाओं और यंत्रों पर भी निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि टेलीविज़न लेखन में हमें निर्माता, निर्देशक, निर्माण सहायक, प्रतिभा अथवा अभिनेता, कैमरामैन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के सहयोग से ही टेलीविज़न लेखन को सफलता के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि टेलीविज़न का कोई भी कार्य हो बिना टीम के संगठित होकर समूह बनाकर ही किया जाएगा। अगर इसमें टीम नहीं है तो आपका टेलीविज़न, आपका दूरदर्शन कभी भी सही चीज़ को आपके सामने प्रेषित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टेलीविज़न लेखन में भाषा की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जितने भी संचार माध्यम हैं उन सब की अलग अलग भाषा है। टेलीविज़न लेखन में शब्द सस्वर होने चाहिए, रंग भी ऐसे हों जो बोलते हों, जो चेहरे पर दिखाई जाएं, वे अपनी मुद्राओं से अपने हाव भाव व्यक्त करने की क्षमता रखते हों। इतना ही नहीं, मौन रहकर भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। संगीत तो इसकी विशेषता ही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि टीवी पर ऐसा होता है कि पीछे से गा तो कोई और रहा होता है, लेकिन हमें क्या लगता है जो एक्टर सामने दिखाई दे रहा है वो ही गा रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इतना ही नहीं कि मौन रहकर भी, लेकिन हमारे जो हाव भाव होते हैं, हमारी आंखों की जो मुद्राएं होती हैं, हमारे जो होंठ हिलते हैं, हमारी जो बॉडी का जो पार्ट होता है, उससे सामने वाला समझ जाता है कि हम ही उस गीत को गा रहे हैं। तो ऐसी क्वालिटी, ऐसी विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए। टेलीविज़न की जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक शब्द चुना हुआ, चित्र प्रस्तुत करने वाला और दर्शकों के मन को बांधने वाला होना चाहिए। कई चीज़ें होती हैं, कई नाटक होते हैं जो बहुत ही फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, और कई होते हैं जो लोग उनको देखते ही नहीं हैं। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि जिस निर्देशक में ये पिक्चर बनाई जा रही है
कोई नाटक बनाया जा रहा है, कोई चीज़ प्रसारित की जा रही है, उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको ग्रहण करने में उसको मनोरंजन, उसकी जिज्ञासा जागे कि इसके आगे अब क्या होगा, इसमें अब ये जो बातें बताई जा रही हैं वो मेरे लिए जानने योग्य हैं, और उसके लिए उसको अगर ये पता चल जाता है कि ये बातें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, जानने योग्य हैं, या उसके अंदर उसकी जिज्ञासा की पूर्ति हो रही है, तो वो उस नाटक को, उस पिक्चर को देखेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि उस सीरियल में उसकी काम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर देगा। जैसे मान लीजिए हमारे टीवी में बहुत सारे चैनल होते हैं, पुराने सॉन्ग का होता है, हमारे गेम्स का होता है, कार्टून बच्चों का होता है, कई नाटकों का स्टार चैनल, जी न्यूज़। अब कई बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, घर में जी न्यूज़ होती है, भाई न्यूज़ चलती रहे, हमें सारे संसार की खबरें मिलती रहे। बच्चे कहते हैं हमारे डोरेमोन नाटक चलते रहे, कई लोग बोलते हैं पुराने गाने चलते रहे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन सबको अपने अपने अकॉर्डिंग जिसका मन जिस चीज़ को देखने का करता है वो व्यक्ति उसी चीज़ को देखता है। इसलिए ये हमें चाहिए कि हम जिस भी चीज़ को टेलीविज़न पे दिखाएं उसकी जो भाषा चुनें, उस भाषा सामने वाले के लिए सहज, सरल और सुलभ होनी चाहिए, और भाषा उसको, सामने वाले को वो भाषा समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टेलीविज़न लेखन के क्षेत्र में उतरने वाले व्यक्ति को रेडियो की भांति वाणी, ध्वनियों तथा मौन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तव में इसके लिए सीधे प्रसारण तथा पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों दोनों में माइक्रोफोन से आवाज़ ली जा सकती है, और हम इसमें संगीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि टेलीविज़न जब लेखन में किसी निर्माता का जो कार्य होता है वो 3 बातों पर ध्यान देता है। अब वो 3 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात है हमारी कि चलचित्र नाट्य रचना और दृश्य रचना। उस चलचित्र नाट्य के अनुसार लोगों से अभिनय कराकर उनकी तस्वीर लेना, और लास्ट है अलग अलग खंड रूपों में ली गई तस्वीरों को सहेजना। अब देखिए हम सबसे पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों कि चलचित्र नाट्य रचना। चलचित्र, जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसको नाटक के रूप में रच के कैसे प्रस्तुत किया जाए, और उसकी दृश्य रचना कैसे दी जाए। मतलब उसको सामने पीछे कुछ और नाटक उसको समझाया जा रहा है, लेकिन जब उसको पर्दे के सामने लाया जा रहा है तो उसकी रचना कुछ अलग प्रकार की होती है। दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि उस चलचित्र नाट्य के अनुसार लोगों से अभिनय कराकर उनकी तस्वीर लेना। भाई जो नाटक, जो स्टोरी लिख दी गई है डायरेक्टर ने, कि भाई निर्देशक ने जो लिख दी स्टोरी, कि निर्माता ने, कि आपको इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे डायलॉग बोलने हैं, तो वो अभिनय उस व्यक्ति के अंदर करवाना। और लास्ट पॉइंट है हमारा अलग अलग खंड रूपों में ली गई तस्वीरें। मान लीजिए 2 घंटे पहले आपने कोई अलग सा शो करा है, 2 घंटे बाद आपने अलग सा करा है, तो इन सब तस्वीरों को एक साथ कंबाइन करना, क्रमबद्ध सूची में लाना, पहले कौन सा आएगा दूसरा। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले फिल्म का लास्ट वाला भाग पहले दे दोगे और बाद वाला। कई बार होता है कि फिल्म का पहला हिस्सा बन गया, दूसरा रह गया और लास्ट वाला बन गया। तो ऐसा तो नहीं है कि सेकंड वाला अगर बाद में बना है तो उसको बाद में ही दोगे, नहीं। लास्ट का पॉइंट टेलीविज़न का यही रहता है कि सबसे पहले कौन सी बात आएगी, दूसरे में कौन सी आएगी और तीसरे में कौन सी आएगी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इन तीनों को अंग्रेजी में सिनेरियो, शूटिंग और एडिटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने कंप्यूटर में भी देखा है अपना कि एक एडिटिंग का सिस्टम होता है। कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को, मान लीजिए हम वीडियो ही बना रहे हैं किसी चीज़ को, और उस बीच पे माने कोई आ जाता है तो उसको एडिटिंग, हम बीच में स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम दोबारा से चालू कर देते, तो उसको हमें एडिट करना पड़ता है किसी चीज़ को। तो वो एडिटिंग सिस्टम है कि कौन सी तस्वीर किस चीज़ के बाद आएगी, कौन सी इमेज क्रमबद्ध किसके बाद आएगी, इसको हम कहते हैं एडिटिंग सिस्टम। तो ये एडिटिंग सिस्टम हमारा जैसे कंप्यूटर में काम में आता है, वैसे ही हमारा बिल्कुल टेलीविज़न में भी काम में आता है। तो आज निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि टेलीविज़न लेखन में आलेख का अनेक प्रकार से निर्माण करना पड़ता है। इसमें भाषा के साथ साथ दृश्य संयोजन, फिल्मांकन, निर्देशन एवं संपादन आदि सभी प्रक्रियाओं में पूरा समन्वय रखना पड़ता है। इसमें लेखक को एक अच्छा समन्वयक बनना पड़ता है। तो आज बच्चों हमने आपको 4th यूनिट में दूरदर्शन के प्रभाव के बारे में बताया है। इसकी जो नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट अभी हमारी चलेगी, उसमें हम आपको टेलीविज़न समाचार क्या है
और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। धन्यवाद।